अध्याय 146। जब अनिरुद्ध ने मिशन को हथियाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका सामना एक और हाथ से हुआ। दरअसल कोई और भी इसे चाहता था। हाथ के मालिक की ओर मुड़कर देखते हुए अनिरुद्ध सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। किसने सोचा होगा कि हम इस तरह एक दूसरे से टकराएंगे? जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे वास्तव में आश्चर्य नहीं हुआ कि वे इस स्थिति में पहुंच गए। कोर एक्सपेंशन रियलम के लिए बहुत कम मिशन थे, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने वाले अधिकांश मिशन पहले ही आंतरिक प्रांगण में पहुंच चुके थे। और भले ही अद्वैत और अनिरुद्ध दोनों ही कोर एक्सपेंशन लेवल पर नहीं थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता ऐसी थी कि कोर फॉर्मेशन लेवल के साधकों के लिए निर्धारित मिशन उन पर उतना दबाव नहीं डालते थे। काले बालों वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, सचमुच ऐसा लगता है कि भाग्य हमें बार बार एक साथ ला रहा है। अनिरुद्ध ने बस मुस्कुरा दिया। उसे अब भी भाग्य जैसी किसी चीज के अस्तित्व पर पूरा यकीन नहीं था। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? अनिरुद्ध ने मिशन की ओर इशारा करते हुए पूछा। हमारा मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ तो इस पर झगड़ने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार इसे समूहों में ही निपटाना था, तो क्यों न हम इसे एक साथ ही करें। दरअसल अनिरुद्ध के मन में भी यही विचार था। वह बस अद्वैत को उकसाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह भी यही सोचता है। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि अद्वैत इतनी बेबाकी से यह बात कहेगा। ठीक है, मुझे कुछ रोमांच की तलाश थी, इसलिए यह मजेदार होना चाहिए। अनिरुद्ध ने दीवार से कागज का टुकड़ा उठाया और वे दोनों एक बुजुर्ग से मिलने के लिए पंजीकरण डेस्क की ओर चल पड़े। जब मिशन हॉल के बुजुर्ग ने उन दोनों द्वारा नियोजित मिशन को देखा तो उन्होंने उन्हें मूर्खों के झुंड की तरह देखा। तुम्हें पता है ना कि यह मिशन तुम्हारी तुच्छ क्षमताओं से कहीं ऊपर है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अद्वैत ने कहा। हमने जोखिमों को भली भांति जानते हुए इस मिशन को चुना है। अब चेतावनी देने का कोई मतलब नहीं है। जब मिशन हॉल के बुजुर्ग ने अनिरुद्ध की ओर देखा तो उन्होंने भी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आह भरते हुए बुजुर्ग ने एक मुहर निकाली और उसे कागज पर दबा दिया। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। यह मिशन आपने ले लिया है और अगले 6 महीनों तक ऐसा ही रहेगा। अगर आप उस समय तक वापस नहीं लौटे तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। अनिरुद्ध और अद्वैत ने हॉल से निकलने से पहले बुजुर्ग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। बाकी की जानकारी उन्हें सीधे उनके शिष्य टोकन में भेज दी जाएगी। ओह, इससे मुझे याद आया, क्या तुम्हें आखिरकार कोई गुरु मिल गया? अनिरुद्ध ने पूछा। हाँ, मुझे एक गुरु मिल गई हैं। उनका नाम बुजुर्ग रिद्दी है और वे तलवारबाजी में माहिर हैं। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। उनकी पहली मुलाकात से ही वह समझ गया था कि अद्वैत को तलवार में दिलचस्पी है। हालांकि उसके लिए तलवार सिर्फ एक साधन मात्र थी। उसने कभी तलवारबाज बनना नहीं चुना। अगर कालकोठरी में उसे मिलने वाला पहला हथियार भाला होता तो वह उसी रास्ते पर चलता। लेकिन उसे तलवार से नफरत नहीं थी। इसकी मारक क्षमता और काटने की शक्ति दोनों ही बहुत अच्छी थी। यह मूलतः सबसे संतुलित हथियार था, इसीलिए यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार भी था। खैर, कल फिर उसी जगह मिलते हैं। उसके बाद हम उत्तरी महाद्वीप की ओर चल सकते हैं। अद्वैत ने सिर हिलाया और अनिरुद्ध से अलग हो गया। वह स्पष्ट रूप से कम बोलने वाला व्यक्ति था और अनिरुद्ध इस बात का सम्मान करता था। ऐसा नहीं था कि एक ही द्वंद्व युद्ध के बाद दोनों रातों रात दोस्त बन गए। दोनों के अपने अपने स्वाभिमान और लक्ष्य थे। यह कहा जा सकता है कि उनका रिश्ता आपसी सम्मान पर आधारित था, इसीलिए उन्होंने साथ मिलकर यह मिशन पूरा किया। अपने छात्रावास में वापस आने के बाद अनिरुद्ध ने मिशन के विवरण की जांच करने के लिए अपना शिष्य टोकन निकाला। वीरांश प्रांत में आतंक मचाने वाली दुष्ट शक्ति अभिशप्त शैतान संप्रदाय का सफाया करो। अभिशप्त शैतान संप्रदाय उत्तरी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में एक मध्यम आकार की शक्ति है। हाल के महीनों में वे अधिक सक्रिय हो गए हैं और वीरांश प्रांत में आतंक फैलाने के लिए अपने घृणित तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ध्यान शैतानी कलाओं पर केंद्रित है, जो दूसरों की जीवन शक्ति को सोखकर उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। इस कला का एक दुष्प्रभाव यह है कि यह उन्हें रक्त पिपासु दरिंदों में बदल देती है, और यदि वे जीवन शक्ति का उपभोग नहीं करते हैं तो वे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा संदेह है कि हाल ही में
यह संघर्ष और भी गंभीर हो गया है, जिसके कारण इस संप्रदाय के अनुयायी अपनी जीवन शक्ति के लिए निर्दोष नागरिकों की अंधाधुंध हत्याएं पहले से कहीं अधिक बार कर रहे हैं। वीरांश प्रांत पर शेन कबीले का शासन है, जिसकी शक्ति लगभग अभिशप्त शैतान संप्रदाय के बराबर है, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते हैं तो गोलीबारी में उनके कई विशेषज्ञ मारे जाएंगे। शेन कबीले ने मध्य महाद्वीप के संप्रदायों से मदद लेकर उस दुष्ट संप्रदाय पर छापा मारकर उन्हें नष्ट करने का अभियान चलाया है, ताकि उनके कृत्यों का अंत हो सके। उसके बाद अभिशप्त शैतान संप्रदाय की सामान्य शक्ति संरचना और ताकत के बारे में कुछ और जानकारी दी गई। साथ ही वह अतिरिक्त जानकारी भी दी गई जिसकी उन्हें समय आने पर आवश्यकता होगी। इससे अनिरुद्ध एक बात निश्चित रूप से समझ गया, यह दुनिया सचमुच ताकत के शासन में थी। यह उल्लेख किया गया था कि निर्दोषों की जीवन शक्ति को नष्ट करने की दर अभिशप्त शैतान संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बढ़ाई जा रही थी, न कि यह शुरू हुई थी। यह स्पष्ट था कि दुष्ट संप्रदाय काफी समय से इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की आम जनता से जीवन शक्ति लूट रहा था, लेकिन उनकी सामान्य लापरवाही के कारण प्रमुख शक्तियों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर कोई स्वार्थी था और क्लाउड प्लेन में तो यह स्वार्थ और भी अधिक स्पष्ट था। अब जब दुष्ट शक्ति की गतिविधियां उजागर हो गई थीं, तो उन्हें इससे निपटना ही पड़ा, अन्यथा वे अपनी प्रजा की नज़र में अपनी विश्वसनीयता खो देते और इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खोनी पड़ती। ये दो अवधारणाएं साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं, जिनका अभिमान आकाश से भी ऊंचा होता था। लेकिन अनिरुद्ध की हालत भी कुछ कम नहीं थी। हालांकि वह समझता था कि ये नेक शक्तियां केवल दिखावटी रूप से अच्छाई का प्रतीक हैं, पर इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे ताकत की परवाह थी और उसे अपने करीबियों की परवाह थी। इस क्षण उसे रोज की याद आ गई। उनके अलग होने के बाद से वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पा रहा था। लगातार चलते रहना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था, लेकिन शायद वह किसी जानी पहचानी भावना से बचने की कोशिश भी कर रहा था। यह अकेलापन था। उसे रोज के साथ एक ही बिस्तर पर सोने और सुबह उठते ही उसे देखने की इतनी आदत हो गई थी। उन्हें हमेशा होने वाली उनकी हल्की फुल्की बातचीत की भी आदत पड़ गई थी। भले ही उसके पास जारा थी, जिससे वह अक्सर बातें करता और मजाक करता था, फिर भी बात अलग थी। जारा उसके लिए छोटी बहन जैसी थी, जबकि रोज के साथ उसका रिश्ता कहीं ज्यादा खास था। उसे पता था कि उसे खुद से दूर करना उसका अपना फैसला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इसका पछतावा नहीं था। वह हमेशा की तरह अपनी समस्याओं से भाग रहा था। बस यही बात थी। सिर हिलाते हुए अनिरुद्ध ने उन निराशाजनक विचारों को मन से निकाल दिया। कल से वह एक नए रोमांच की शुरुआत करने वाला था। उसे बस अपना ध्यान इसी पर केंद्रित करना था। अध्याय 147। सेलेस्टियल स्टार पैलेस से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक ऐसा क्षेत्र था जो प्राकृतिक स्वर्ग जैसा दिखता था। उस क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था, और यहां तक कि प्रकृति में हमेशा मौजूद रहने वाले बीस्ट भी अनुपस्थित थे। यह एक शुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र था, जिसमें वनस्पतियां फल फूल रही थीं। दसियों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले ये पेड़ आसमान को छू रहे थे, और उनकी घनी पत्तियां लगभग हर उस सूर्य की रोशनी को रोक रही थीं जो उनसे होकर गुजरने की कोशिश कर रही थी। फिर भी सूरज की रोशनी की कमी के बावजूद उनके नीचे की वनस्पति फल फूल रही थी। औसत मनुष्य से भी ऊंची हरी भरी घास ने जंगल जैसे भूभाग को ढक रखा था। लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक झूल रही थीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ रही थीं, और सुंदर फूल हर दिशा में खिल रहे थे, जिससे जमीन असंख्य रंगों से रंगी हुई थी। इस निर्मल वातावरण में प्रकाश के अनेक हरे और सफेद कण दिखाई दे रहे थे, लेकिन यदि कोई उनके चेहरे मोहरे को ध्यान से देखे तो उसे विचित्र रूप से मानवाकार शरीर दिखाई देंगे। अंतर सिर्फ इतना था कि इन जीवों की पीठ पर क्रिस्टलीय पंख थे जो उनकी हर हरकत के साथ फड़फड़ाते थे। वे बेफिक्र होकर हवा में नाचते कूदते थे, और स्वाभाविक रूप से ये सभी जीव मादा थे। नाचते खेलते हुए इनमें से कुछ जीव जंगल के एक विशेष क्षेत्र से गुजरे और उनके आसपास की हवा झिलमिला उठी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों, और वास्तव में उनके आसपास के बदलते दृश्यों ने इस तथ्य की पुष्टि की। वहां मौजूद खूबसूरत जंगल की निरंतरता के बजाय वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए जो विशाल उपजाऊ मैदानों
और सुंदर वास्तुकला से भरा हुआ था। ये इमारतें कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं, जो एक खूबसूरत शहर का दृश्य प्रस्तुत करती थीं, जो सेलेस्टियल स्टार संप्रदाय में स्थित स्टार सिटी से भी बड़ा था। इस शहर की इमारतें देखने में ऐसी लगती थीं मानो वे सबसे चमकदार कांच और संगमरमर से बनी हों, जिससे पूर्ण पारदर्शिता का भ्रम पैदा होता था। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इन इमारतों के भीतर नहीं देख सकता था। और इस विशाल शहर के बिल्कुल अंत में एक महल खड़ा था, जो स्टार माउंटेन पर बने महल से किसी भी तरह कमतर नहीं था। हालांकि उस महल की रहस्यमयी आभा उसकी भव्यता को बढ़ाती थी, लेकिन यह महल उससे भी कहीं अधिक अलौकिक और भव्य था। इस शहर की गलियों में अलग अलग पृष्ठभूमि की महिलाएं नजर आती थीं। वे खुशी खुशी बातें करती थीं और अपने घर की सुरक्षा का आनंद लेते हुए अपने दैनिक जीवन के काम में लगी रहती थीं। परियों जैसी दिखने वाली उन महिलाओं की तरह उनमें कोई पुरुष नहीं था। सुप्रीम फेरी पैराडाइज था। यह उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान था जो पितृसत्तात्मक समाज की परेशानियों से दूर अपने जैसी महिलाओं के बीच रहना चाहती थीं। यह संप्रदाय वास्तव में उस व्यवस्था को समाप्त करने में अग्रणी शक्तियों में से एक था, जिसमें महिलाओं ने इतनी शक्ति प्राप्त की जो शीर्ष पर बैठे पुरुषों के बराबर है। सुप्रीम फेरी पैराडाइज का सेलेस्टियल स्टार पैलेस के साथ वास्तव में बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध था। दोनों के नेतृत्व में एक महिला थी और दोनों ही इस बात का समर्थन करते थे कि शक्ति उसी को मिले जो उसे अर्जित करे, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। क्लाउड प्लेन के इतिहास के इस मोड़ पर महिलाओं को इस तरह की समस्याओं से उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि कई सक्षम महिलाएं उच्च पदों पर पहुंचीं और अपनी योग्यता साबित की। लेकिन व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी कई समस्याओं का समाधान किया जाना बाकी था। सुप्रीम फेरी पैराडाइज में परियों और सुंदरियों की संख्या कम नहीं थी। आखिरकार सुंदरता का संबंध प्रतिष्ठा से नहीं होता। जिन लोगों की पृष्ठभूमि उन्हें बड़े कुलों के उन युवा स्वामियों से बचाने में सक्षम नहीं थी, वे हमेशा इस तरह के संप्रदायों के स्थानों की ओर पलायन करते थे, जिससे उन्हें सुरक्षा के साथ साथ स्वयं के लिए शक्ति प्राप्त करने का स्थान भी मिलता था। पृष्ठभूमि की तुलना में व्यक्तिगत क्षमता हमेशा अधिक मायने रखती थी और यही इस संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश लोगों का मुख्य लक्ष्य था। बेशक एक प्रमुख संप्रदाय होने के नाते इसके सभी सदस्य इतने नेक कारणों से वहां नहीं थे। कुछ लोग तो बस अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, जैसा कि क्लाउड प्लेन में आम बात थी। शहर की खूबसूरत क्रिस्टलीय इमारतों में से एक के अंदर दो महिलाओं को बातचीत करते हुए देखा जा सकता था। दोनों की सुंदरता संप्रदाय की शीर्ष सुंदरियों से कम नहीं थी, फिर भी वे हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुई थीं। एक के बाल नीले और आंखें भी नीले रंग की थीं, जबकि दूसरी के बाल गुलाबी और आंखें माणिक रंग की थीं। उनके चेहरे की बनावट कई वर्षों के प्रशिक्षण के माध्यम से निखरी थी और युद्ध के दौरान उन्होंने जो मांसपेशियां बनाई थीं, वे उनकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती थीं। सुप्रीम फेरी पैराडाइज के लिए शिष्यों की परीक्षा एक अन्य यादृच्छिक स्थान पर आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तीर्ण होने वालों को बाद में एक कलाकृति के माध्यम से संप्रदाय में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। इसकी सामग्री कोई खास नहीं थी, लगभग वैसी ही थी जैसी सेलेस्टियल स्टार पैलेस की थी, बस कुछ मामूली बदलाव थे। दोनों संप्रदायों के बीच के संबंधों को देखते हुए ये स्वाभाविक ही था। रोज और श्रेया की बात करें तो वे आसानी से उत्तीर्ण हो गईं, खासकर जब वे साथ मिलकर काम करती थीं, तो संप्रदाय में शामिल नए साधकों में से बहुतों के पास सफल होने का कोई मौका नहीं था। हमें यहाँ आए कुछ हफ्ते हो गए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। मुझे सच में उम्मीद थी कि मैं जल्द ही 3rd क्लास में जा सकूंगी, श्रेया ने आ भरते हुए कहा। इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य इस समय का उपयोग शिष्यों के नए समूह का अवलोकन करने और उनमें से कुछ को चुनने के लिए कर रहे हैं, जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोज ने दिलासा देते हुए कहा। ये सच है, मैंने सुना है कि ऐसा सिर्फ हमारा संप्रदाय ही नहीं कर रहा है। लगता है आगे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, एक गुप्त लोक में प्रवेश का भी कार्यक्रम होना है। उसके बाद कोई न कोई आयोजन जरूर होगा, जिसमें बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता होगी। सेलेस्टियल स्टार पैलेस के विपरीत, जो अपने इरादों को छिपाकर रखते थे, सुप्रीम फेरी पैराडाइज अपने शिष्यों के साथ बुजुर्गों के फैसलों और चर्चाओं के बारे में काफी खुले तौर पर बात करता था। स्वाभाविक रूप से इसका एक कारण था।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये संप्रदाय अन्य 4 महान संप्रदायों की तुलना में सांसारिक मामलों से कहीं अधिक अलग थलग था। इस संप्रदाय की महिलाएं शायद ही कभी इसकी सीमाओं से बाहर निकलती थीं, और हालांकि इसे लागू करने के लिए कुछ नियम मौजूद थे, लेकिन ये मुख्य रूप से उनके अपने निर्णयों के कारण था। तो क्यों ना हम एक मिशन पर चलें? रोज ने अचानक सुझाव दिया। श्रेया सोच में पड़ गई। यहाँ के मिशन सेलेस्टियल स्टार पैलेस के मिशनों के समान ही थे, और ये संप्रदाय की महिलाओं के लिए परिसर से बाहर निकलने के कुछ गिने चुने अवसरों में से एक थे। हाँ, अभी के लिए एक मिशन सबसे अच्छा रहेगा। हालांकि हमें अभी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। चलो कुछ मध्यम स्तर के मिशन लेते हैं, जिनमें बीस्ट का शिकार करना होता है, ताकि मैं आप लोगों के बराबर पहुंच सकूं। रोज ने सिर हिलाया। यही उसका भी लक्ष्य था। निफ्लहेम में घुसपैठ करने से पहले हुई उनकी पहली लड़ाई के बाद से ही वो श्रेया को अपनी प्रतिद्वंदी मानती आ रही थी, लेकिन वे कभी भी सचमुच प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पाईं। इसका कारण ये था कि श्रेया अभी तक रोज के स्तर तक नहीं पहुंची थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, किसी गंभीर प्रतियोगिता में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। क्लास परिवर्तन से उत्पन्न अंतर मात्र था। यद्यपि सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं था, फिर भी ये एक गुणात्मक परिवर्तन था। ये निर्णय लेने के बाद लड़कियां तुरंत अपने निवास से निकलकर मिशन हॉल की ओर चल पड़ीं। अध्याय 148। संप्रदाय की गलियों में घूमते हुए लड़कियां नज़ारे का आनंद लेने के लिए समय निकाल रही थीं। यहाँ का शांत वातावरण उन्हें विशेष रूप से पसंद था, और चूंकि वे हाल ही में संप्रदाय में शामिल हुई थीं, इसलिए उन्हें किसी भी संघर्ष की चिंता नहीं थी। इतना ही नहीं, उन दोनों ने अभी तक किसी गुरु को स्वीकार नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वे इस बारे में बहुत नखरे कर रही थी, या कोई वरिष्ठ गुरु उनमें रुचि नहीं दिखा रहा था, बल्कि बात यह थी कि इस शिष्य परीक्षा के दौरान संप्रदाय में शामिल होने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। इस वजह से बुजुर्गों ने शिष्यों के चयन में काफी सावधानी बरती। प्रतियोगिता बेहद कड़ी थी। हालांकि इस चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी लड़की ने आपस में झगड़ा नहीं किया। वे अपने भावी शिक्षकों पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहती थीं। जब लड़कियां मिशन हॉल पहुंची तो वे सीधे मध्य स्तरीय मिशनों वाले अनुभाग में गईं। रोज को अभी इस तरह के किसी मिशन में भाग लेने की विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह श्रेया का समर्थन करना चाहती थी। दोनों ने तय कर लिया था कि वे अनिरुद्ध से अलग होने पर भी एक दूसरे का साथ देंगी, क्योंकि अनिरुद्ध ही उनके बीच का मुख्य संपर्क सूत्र था। इस तरह उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ, और लगभग पूरे 1 साल में उनके बीच बना बंधन खोखला नहीं था। हालांकि मिशनों की समीक्षा करते समय उन्हें ऐसा कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला जो उनका ध्यान आकर्षित कर सके। एक अत्याचारी बाज को मारो और उसका अंडा वापस ले आओ। स्थान धुंधगिरी पर्वत श्रृंखला। आवश्यक शक्ति एलिमेंटल कॉम्प्रिहेंशन। रियल्म पुरस्कार 300 आत्मा पत्थर। एक विषैले ग्रहण सांप को मारो और उसकी विष थैली वापस ले आओ। स्थान धुंधगिरी पर्वत श्रृंखला। आवश्यक शक्ति कोर फॉर्मेशन। रियल्म पुरस्कार 600 आत्मा पत्थर। 20 से संबंधित सभी मिशनों का मूल उद्देश्य एक ही था, 20 को मारना और उसके पास मौजूद कोई विशेष वस्तु या सामग्री वापस लाना। हालांकि ये उनके लिए आत्मा पत्थर प्राप्त करने का एक आसान स्रोत थे, लेकिन यह उनका लक्ष्य नहीं था। श्रेया अपने 95वें लेवल के साथ थर्ड क्लास तक पहुंचने के बेहद करीब थी, लेकिन एक 20 से काम नहीं चलेगा। भले ही वह धुंधगिरी पर्वत श्रृंखला में रहकर और अन्य 20 का शिकार करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकती थी, लेकिन वह इससे अधिकतम लाभ उठाना चाहती थी। जिज्ञासावश श्रेया प्रमुख मिशनों वाले अनुभाग की ओर चली गई। ये मिशन कहीं अधिक रोमांचक थे और उनमें उसकी उत्सुकता भी जागृत हो गई। उसने तख्ता पलट को रोकने से संबंधित कुछ मिशन देखे, और यहाँ तक कि उसने अनिरुद्ध द्वारा उत्तरी महाद्वीप में एक दुष्ट संप्रदाय को खत्म करने के लिए किए गए मिशन को भी देखा। हालांकि ये वे मिशन नहीं थे जिन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया। वैभव प्रांत की जनता को परेशान कर रही विशाल 20 लहर को पीछे धकेलने में सहायता करें। स्थान वैभव प्रांत। आवश्यक शक्ति कोर फॉर्मेशन। रियल्म पुरस्कार 1000 आत्मा पत्थर। एक 20 लहर तो बिल्कुल सही है, श्रेया ने सोचा। इससे उसे न केवल भरपूर एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, बल्कि किसी भी मध्यम स्तर के मिशन की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में आत्मा पत्थर भी प्राप्त होंगे।
बोर्ड से कागज लेकर श्रेया रोज से दोबारा मिली और उसे वह कागज दिखाया जिसके पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, ये मिशन अन्य लोग भी करेंगे, इसलिए हम इसे आपके लिए आरक्षित नहीं रखेंगे। हालांकि आपकी भागीदारी स्वीकार कर ली गई है। एक परी मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ आएगी, इसलिए संप्रदाय से बाहर निकलते समय उससे अवश्य मिलें। मिशन हॉल के एक बुजुर्ग से स्वीकृति मिलने के बाद लड़कियां परिसर से चली गईं। सुप्रीम फेरी पैराडाइज को ये नाम केवल संप्रदाय की सर्व महिला प्रकृति के कारण ही नहीं मिला, ये उन परियों के कारण भी था जिनके साथ वे अपना घर साझा करती थीं। ये परियां जंगल के अंदर तो चंचल और बेफिक्र रहती थीं, लेकिन जंगल के बाहर वे बिल्कुल अलग ही रूप धारण कर लेती थीं। उनके छोटे कद और नाजुक रूप ने कई लालची साधकों को धोखा दिया है जिन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनकी शक्ति किसी भी तरह से मजाक नहीं थी। परियों की जाति स्वभाव से ही प्रकृति के बेहद करीब थी और माना ऊर्जा उनके लिए उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी हो सकती है। इसी कारण सबसे कमजोर परियों का भी निर्माण एलिमेंटल कॉम्प्रिहेंशन रियल में होता था। जी हाँ, परियां जन्म से नहीं होती थीं, बल्कि उन्हें बनाया जाता था। ऐसी जाति के लिए जिसमें केवल मादाएं ही पैदा होती हों, गर्भ धारण करना संभव ही नहीं था। इसके बजाय परियों का जन्म प्रकृति की ऊर्जा और वनस्पतियों के प्राकृतिक संचय से हुआ। उदाहरण के लिए परियां जो सुप्रीम फेरी पैराडाइज के साथ अपना घर साझा करती थीं, वे जंगल का निर्माण करने वाले विशालकाय पेड़ों का प्रतिनिधित्व करती थीं। ऊर्जा से भरपूर दुनिया में भी पेड़ विचित्र प्राणी थे। उचित स्तर तक साधना करने पर पौधे भी मानव रूप धारण कर सकते थे, लेकिन पेड़ों के साथ ऐसा नहीं था। उनमें चेतना उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन उनकी असामान्य प्राकृतिक जीवन अवधि के कारण ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। इसके अलावा पेड़ स्थिर थे और उनमें स्वाभाविक रूप से अनुभव प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। पौधे मांसाहारी बन सकते थे या बीस्ट और कीड़ों के साथ अपने सहजीवी संबंध का लाभ उठाकर अनुभव प्राप्त कर सकते थे। हालांकि पेड़ों को ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। फिर भी चेतना को अन्य प्राणियों पर प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता के कारण वे सजीव वनस्पतियों की आबादी में अपना स्थान बनाए रखने में सक्षम थे। इस मामले में परी जाति उनके प्रतिनिधि बन गई। जैसे जैसे परियों की साधना बढ़ती जाती, पेड़ भी उनके साथ बढ़ते जाते, और जैसे जैसे पेड़ निष्क्रिय रूप से माना ऊर्जा को अवशोषित करते और सूर्य के प्रकाश को माना ऊर्जा में परिवर्तित करते, परियों के माना भंडार में वृद्धि होती जाती। ये वास्तव में एक सहजीवी संबंध था। सुप्रीम फेरी पैराडाइज ने इस जंगल में विकसित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। यही कारण था कि पूरे स्थान पर जंगली बीस्ट नहीं थे। उनकी आबादी के अलावा केवल सामान्य बीस्ट ही पाए जाते थे। परियां कृतज्ञ नहीं थीं, इसलिए उन्होंने भी संप्रदाय की सहायता की। संप्रदाय की स्थापना के समय से ही चले आ रहे इस रिश्ते के कारण इन परियों और संप्रदाय की युवतियों के बीच का बंधन आमतौर पर अटूट था। यहाँ तक कि एक युवती और परी के बीच इतना घनिष्ठ संबंध होने का उदाहरण भी मौजूद था, जैसा कि अनिरुद्ध और जारा के बीच था। इस तरह वे अंतरंग संबंध साझा किए बिना एक दूसरे के सबसे करीब आ जाते थे। संप्रदाय छोड़कर चले गए शिष्यों के मार्गदर्शक और संरक्षक बनना भी परियों का दायित्व था। कोर फॉर्मेशन और एक्सपेंशन रियल्म की परियां इस कार्य को प्राथमिकता देती थीं, क्योंकि लॉ कनेक्शन और लॉ सी रियल्म में मौजूद परियों के पास संप्रदाय के भीतर एक वरिष्ठ या सलाहकार पद प्राप्त करने का विकल्प होता था। दिन पलक झपकते ही बीत गया और लड़कियां संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थीं। वहां पहुंचते ही उनके सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो भीतर की आकृति प्रकट हुई। इस छोटी परी के सुनहरे बाल और हरी आंखें थीं, जो देखने में किसी लघु बौने जैसी लग रही थीं। नमस्ते बच्चियों, मेरा नाम दिया है, परी ने खुशी से उनके चारों ओर मंडराते हुए कहा। आपके आसपास की ऊर्जा बहुत ही उत्साहपूर्ण है, आप जरूर कुछ खास लोग होंगे। लड़कियां उसकी हंसमुख प्रवृत्ति से प्रभावित होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। मेरा नाम रोज है और ये श्रेया हैं। हमें इस मिशन में आपके साथ काम करने में खुशी होगी। दिया मुस्कुराई और वे बात करते हुए संप्रदाय के परिसर से बाहर निकल गए। हालांकि वे उसी जंगल में नहीं पहुंचे, बल्कि एक अनजान स्थान पर टेलीपोर्ट हो गईं। जैसे जैसे लड़कियां दिया के साथ बातचीत करती रहीं, वे बीस्ट लहर के स्थान की ओर बढ़ने लगीं। अध्याय 149। क्लाउड सागर की लहरें शांतिपूर्वक उठती गिरती रहीं।
मानो उसके नीचे चल रहे अनगिनत संघर्षों और लड़ाइयों से वे बिल्कुल अप्रभावित हों। कभी कभी उसमें रहने वाले बीस की पपड़ीदार या चिकनी पीठ क्षण भर के लिए सतह पर दिखती और फिर दोबारा गहराई में डूब जाती। हालांकि ये शांत वातावरण जल्द ही टूट गया जब दो प्रकाश की धाराएं, एक काली और दूसरी लाल, उसके ऊपर आकाश में तेजी से गुजरती दिखाई दी। उनके द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभा ने लहरों को उथल पुथल कर दिया, लेकिन जब तक ऐसा हुआ वे बहुत दूर जा चुके थे। वर्तमान में अनिरुद्ध और अद्वैत कई दिनों तक बिना विश्राम के यात्रा करने के बाद उत्तरी महाद्वीप के तट के लगभग पहुंच चुके थे। ये ज़ारा के लिए कोई समस्या नहीं थी और ऐसा ही प्रतीत होता था कि अद्वैत का बीस्ट भी इससे प्रभावित नहीं था। अनिरुद्ध को इसके बारे में केवल उनके प्रस्थान के दिन ही पता चला था, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए था क्योंकि इस मिशन में उसका साथी 4 महान कुलों में से एक का उत्तराधिकारी था। उसके पास एक ड्रैकोनिक बीज था जो आग तत्व का रूपांतर लग रहा था, ठीक वैसा ही जैसे समुद्री ड्रैगन जिससे अनिरुद्ध पहली बार क्लाउड सागर पार करते समय मिला था। इसका प्रजाति नाम भी पहले वाले सांप की तरह घमंडी नहीं था। आयरोनिकली ये है कि उसका दिया गया नाम लिटिल फ्लेम था। जैसे जैसे दोनों आदमी और उनके बीस्ट विशाल समुद्र में आगे बढ़ते गए, एक विशाल भूभाग की रूपरेखा उनकी नजर में आने लगी। पश्चिमी महाद्वीप जहां अनिरुद्ध पहली बार प्रकट हुआ था, विशाल मैदानों और रेगिस्तानों से ढका हुआ था जिनमें रेतीले तट थे। मध्य महाद्वीप में चट्टानें और विभिन्न प्रकार के भूभाग थे और जहां तक इस उत्तरी महाद्वीप की बात है, ये सफेद चादर से ढका हुआ था। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी और तट लगभग पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ था। उत्तरी महाद्वीप का ये पहला नजारा था। दोनों को सफेद मैदानों पर उतरने और अपनी लंबी यात्रा के बाद थोड़ा आराम करने में ज्यादा समय नहीं लगा। वीरांश प्रांत इससे कहीं अधिक अंदरूनी इलाके में है। हमारे शिष्यों के पास मौजूद नक्शे के अनुसार इस गति से यात्रा करने पर वहां पहुंचने में 3 दिन और लगेंगे, अद्वैत ने आसपास का जायजा लेते हुए कहा। मध्य महाद्वीप के निवासी होने के नाते और साथ ही वहां की शीर्ष शक्तियों में से एक होने के कारण उन्हें कभी भी अपनी धरती छोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। ये पहली बार था जब वे इस धरती से बाहर निकले थे और पहली बार उन्होंने बर्फ देखी थी। ये स्वाभाविक था कि वे कुछ पल रुककर इसकी सुंदरता का आनंद लेंगे। 3 दिन और हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि छापा शुरू हो गया हो। अगर हम चूक गए तो हम इस मिशन में स्वतः ही असफल हो सकते हैं, अनिरुद्ध ने कहा। मिशन के सामान्य विवरण के साथ साथ उन्हें ये जानकारी भी मिली कि वीरांश प्रांत पर शासन करने वाला शेन कबीला जल्द ही अभिशप्त शैतान संप्रदाय पर छापा मारने वाला है। हालांकि कोई विशिष्ट तिथि नहीं बताई गई थी। अगर उनके पहुंचने से पहले ही छापा शुरू हो गया था और उस दुष्ट संप्रदाय का सफाया पूरा हो चुका था, तो उनकी इतनी दूर की यात्रा व्यर्थ ही हुई। ज़ारा, क्या तुम जारी रख सकती हो? अनिरुद्ध ने चिंता से पूछा। वो पहले ही 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बिना रुके उड़ान भर रही थी और वो उसे ज्यादा थकाना नहीं चाहता था। इसके अलावा उसे आने वाले छापे में लड़ना भी पड़ सकता था। हालांकि ज़ारा ने तुरंत उसकी चिंताओं को दूर कर दिया। मैं तो हफ्तों तक बिना थके उड़ान भर सकती हूं, उसने सिर ऊपर उठाते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। अनिरुद्ध थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर भेड़िया इतनी देर तक उड़ सकता है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखकर कि अद्वैत भी एक बार फिर अपने बीस्ट पर सवार हो गया है, अनिरुद्ध ने अनुमति दे दी और वे एक बार फिर उड़ने लगे। इसी बीच रोज और श्रेया भी अपने गंतव्य पर पहुंच गईं। वैभव प्रांत मध्य महाद्वीप के पूर्वी तट के करीब स्थित था और लौंग कबीले के अधिकार क्षेत्र में आता था। हालांकि लौंग कबीले का नियंत्रण इतने बड़े क्षेत्र पर था कि वे व्यक्तिगत रूप से हर प्रांत की देखरेख नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये कर्तव्य अपने अधीनस्थ कबीलों को सौंप दिया। इस क्षेत्र का प्रबंधन वांगकुल द्वारा किया जाता था। वैभव प्रांत अपने आप में कोई खास नहीं था। इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों की तरह ही यहाँ का नज़ारा भी एक जैसा था। महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र अधिकतर मैदानों और जंगलों से भरा था। यही कारण था कि यहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में बीस्ट लहर अधिक आते थे। वर्तमान बीस्ट लहर केंद्र प्रांत की सीमा के पास स्थित जिया शहर था। ये शहर सीधे विशाल जंगलों में से एक से सटा हुआ था, जिसने इसे लगातार आने वाले लहरों के विरुद्ध एक तरह का पहला गढ़ बना दिया था।
जहां तक इन लहरों के स्रोत का सवाल था, कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया। कई थर्ड क्लास के बीस्ट इस भगदड़ में शामिल हो जाते थे, जिससे ये स्पष्ट था कि उसी स्तर के लोग यदि इसकी जांच करने जाएं तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। और इस धारणा को और भी पुख्ता इस बात ने किया कि जो भी थर्ड क्लास का व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश करता वो कभी वापस नहीं लौटता था। फोर्थ क्लास के प्राणियों की बात करें तो उनकी प्राथमिकताएं ऐसी चीजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थीं। बीस्ट लहरें बहुत आम थीं और उन्हें उत्पन्न करने वाले कई कारक थे, इसलिए किसी विशिष्ट क्षेत्र की जांच करना व्यर्थ था। रोज और श्रेया अपनी परिसाथी दिया की मदद से जिया शहर के द्वार के बाहर प्रकट हुईं और सीधे उसकी दीवारों के भीतर प्रवेश कर गईं। सुप्रीम फेरी पैराडाइज के शिष्यों के रूप में उनके वस्त्रों के कारण किसी अन्य पहचान की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार 5 प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक का रूप धारण करना मृत्यु को दावत देने के समान था। शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन्हें खून की गंध महसूस हुई। ये गंध निफ्लहेम अनुसंधान केंद्र को छोड़कर बाकी सभी जगहों से कहीं अधिक गाढ़ी और तीखी थी। वास्तव में इन दोनों स्थानों के बीच परिचित होने का एहसास यहीं समाप्त नहीं हुआ। सड़कों के किनारे अपने घावों की देखभाल कर रहे साधकों की त्वचा पर शरण के स्पष्ट निशान थे और खून की गंध धीरे धीरे किसी और चीज से भी संक्रमित होती जा रही थी। मुझे इस बारे में कुछ बुरा सा लग रहा है, श्रेया ने सावधानी से चारों ओर देखते हुए कहा। यह मिशन भले ही एक महत्वपूर्ण मिशन के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, लेकिन इस तरह के वातावरण में संप्रदाय आमतौर पर अपने शिष्यों को बिना पूर्व चेतावनी दिए नहीं भेजता था। दरअसल दिया भी थोड़ी परेशान लग रही थी। वातावरण में फैली गंध से उसकी नाक सिकुड़ गई और चारों ओर देखते ही उसके चेहरे पर घृणा स्पष्ट दिखाई दी। सौभाग्य से वो इतनी छोटी थी कि उसके आसपास के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रोज ने आसपास का जायजा लेते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बाकी दोनों को बस एक हल्की सी अनुभूति हुई थी, लेकिन रोज के लिए ये अलग था। किसी साधक की अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हर स्तर पर उनकी शक्ति बढ़ने के साथ उनकी क्षमता भी बढ़ती जाती थी, इसलिए उनकी अंतर्ज्ञान भी हमेशा गहरी और तीव्र अनुभूति की नींव से ही उत्पन्न होती थी। लेकिन बिना प्रमाण के कुछ भी पूर्ण सत्य नहीं था। वो प्रमाण रोज की दृष्टि में प्रकट हुआ, आकाशीय डोरियों के रूप में। लाल डोरियां प्रेम को दर्शाती थीं, नीली डोरियां विश्वास को, पीली डोरियां सतर्कता को और धूसर डोरियां तटस्थता को। ये वे मुख्य रंग थे जिन्हें रोज आमतौर पर रोजमर्रा में देखती थी, लेकिन इस समय उसकी दृष्टि में चारों ओर काला ही काला था। काली डोरियां जो आसपास के हर घायल साधक से जुड़ी हुई थीं और किसी अज्ञात स्थान की ओर जा रही थीं। उसने इन काली डोरियों को इतना नहीं देखा था कि उनके उद्देश्य के बारे में पूरी तरह निश्चित हो सके, लेकिन उसे एक हल्का सा अंदाजा था। ये काली डोरियां यही मृत्यु थीं। अध्याय 150। हमारे डालिया शहर में आपका स्वागत है। अनिरुद्ध और अद्वैत के शहर पहुंचने के कुछ ही समय बाद उनका स्वागत करने के लिए कोई न कोई आ गया। लड़कियों के इलाके की स्थिति के विपरीत यहां सब कुछ अभी भी शांत था। जैसे जैसे दोनों व्यक्ति महाद्वीप के केंद्र की ओर बढ़ते गए, बर्फीले मैदानों का स्थान एक अधिक पहाड़ी क्षेत्र में बदल गया, जो बर्फ के बड़े बड़े टीलों से भरा हुआ था। ये प्राकृतिक स्थल इतने अनूठे आकार में बने थे कि वे सचमुच मानव निर्मित प्रतीत होते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि ऐसा नहीं था। इस क्षेत्र के शहरों की बात करें तो उनमें से अधिकांश का निर्माण ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में या उनके बीच स्थित गहरी घाटियों की सुरक्षा में किया गया था। उत्तरी महाद्वीप निरंतर सर्दी के प्रभाव में रहता था और वहां चलने वाली तेज हवाएं ठंड को और भी बढ़ा देती थीं, जिससे साधारण मनुष्यों के लिए वहां रहना कठिन हो जाता था। जहां तक उन लोगों की बात थी जो वहां रहते थे, वे ऐसे कबीले या वंश से आते थे जो समय के साथ ठंड के अनुकूल विकसित हो चुके थे। इसी कारण इस महाद्वीप की जनसंख्या का शरीर आमतौर पर अधिक कठोर और मांसल होता था, चाहे उनकी आयु या लिंग कुछ भी हो। इस समय दोनों पुरुषों के सामने खड़ी महिला भी मांसपेशियों से भरपूर थी और उसकी लंबाई भी लगभग उन्हीं के बराबर थी। फिर भी इन विशेषताओं ने उसकी सुंदरता को कम नहीं किया। संक्षिप्त परिचय के बाद महिला उन दोनों को शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल भवन में ले गई, जहां प्रांत का स्वामी निवास करता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा थी।
इन लोगों ने अलग अलग प्रकार की वर्दी पहन रखी थी जो उनके आने वाले स्थानों को दर्शाती थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि सहायता केवल मध्य महाद्वीप से ही नहीं मांगी जा रही थी। हालांकि उन दोनों के अलावा वहां 5 प्रमुख संप्रदायों में से कोई और उपस्थित नहीं था। बाकी सभी विभिन्न छोटे छोटे गुटों से थे। यहां तक कि उनके पास खड़े बीट्स भी इस तथ्य की ओर संकेत कर रहे थे। घर के सामने के दरवाजे से एक विशालकाय व्यक्ति बाहर निकला। वह लगभग 7 फीट लंबा था और उसका शरीर इतना मजबूत था कि धरती के सबसे ताकतवर आदमी भी उसके सामने शर्मिंदा हो जाते। उसने एक लबादा और पतलून पहन रखी थी जो किसी बीस्ट की खाल से बनी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन ये भी उसके नीचे छिपी विशाल मांसपेशियों को छिपा नहीं पा रही थी। यह व्यक्ति मायरॉन था जो शेन कबीले का मुखिया था। सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि संकट की इस घड़ी में हमारे वीरांश प्रांत की मदद करने की आपकी तत्परता के लिए धन्यवाद। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी शक्ति की आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ मिनट तक वे हल्के फुल्के शिष्टाचार का पाठ करते रहे, फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। हाल के दिनों में अभिशप्त शैतान संप्रदाय और भी ज्यादा दुस्साहसी हो गया है। इतना ही नहीं, उनके शिष्य पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये ना तो जीविका का मामला है और ना ही लालच का जो उन्हें प्रेरित कर रहा है, बल्कि यह शुद्ध पागलपन और आदिम इच्छा है। पहले हमारे शेन कबीले ने उन्हें शांत करने के लिए जो कुछ भी संभव था वो किया, लेकिन हमने स्रोत को नष्ट नहीं किया क्योंकि हमें ऐसे कदमों के परिणामों का भय था। लेकिन अब हम और अधिक हिचकिचा नहीं सकते। आने से पहले अनिरुद्ध को पहले से ही पता था कि अभिशप्त शैतान संप्रदाय को अस्तित्व में रहने की अनुमति मिलने का कारण इस क्षेत्र पर शासन करने वालों का स्वार्थ था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने थोड़ा गलत अनुमान लगाया था। हालांकि शक्तियों के संरक्षण और सत्ता ना खोने की इच्छा वास्तव में स्वार्थी कारण थे, लेकिन अनिरुद्ध को उम्मीद थी कि ये एक स्पष्ट कार्रवाई के बजाय किसी प्रकार की साजिश होगी। मायरॉन द्वारा इन कृत्यों को खुले तौर पर स्वीकार करने से न केवल अनिरुद्ध के सामने बल्कि भीड़ में मौजूद कई अन्य लोगों के सामने भी उनकी छवि में एक नया बदलाव आया। जिस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि थी, वहां षड्यंत्र और चालबाजी आम बात थी। सत्ता और प्रतिष्ठा का लालच स्वाभाविक था। हालांकि अधिकांश लोग इसे स्वीकार करके अपनी प्रतिष्ठा खोने के बजाय मरना पसंद करते थे। मायरॉन का रवैया बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ इसे स्वीकार किया और अपने फैसलों पर कायम रहे, जिससे उनकी स्वीकारोक्ति में कोई गुप्त मंशा नहीं दिखी। संस्कृति के मामले में उत्तरी महाद्वीप अन्य 4 महाद्वीपों से सबसे अलग था। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप था जिसे लगातार जमने वाली भीषण ठंड का सामना करना पड़ता था। यहाँ बीस्ट्स की संख्या अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में बहुत कम थी, और जो इस कठोर वातावरण में रहते थे वे उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे जो यहाँ नहीं रहते थे। इसी वजह से भोजन की आपूर्ति आसानी से नहीं हो पाती थी। शक्तिशाली योद्धाओं की सेना तैयार करना भी आसान नहीं था। इस महाद्वीप में अधिकांश संघर्ष विभिन्न कारणों से मनुष्यों के बीच ही हुए, लेकिन अंततः वे मुख्य रूप से सत्ता संघर्ष और अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही हुए। मायरॉन का निर्णय स्वार्थी था, ये सच है, लेकिन उसका स्वार्थ लालच या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं था। ऐसे वातावरण में एक अच्छा लीडर होने के नाते ऐसे कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। बहुत कम लोगों के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक जानकारी थी, इसलिए उन्हें केवल मामूली सम्मान ही मिला। लेकिन अनिरुद्ध और अद्वैत जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से आने वाले लोग भला कैसे अनजान रह सकते थे। दोनों की निगाहें मायरॉन की ओर टिकी हुई थीं और वे उनके भाषण को ध्यान से सुन रहे थे। अभिशप्त शैतान संप्रदाय हमारी ही तरह एक मध्यम स्तर की शक्ति है, इसलिए इसके प्रमुख के रूप में कम से कम एक लॉ कनेक्शन रियन का विशेषज्ञ अवश्य होगा, शायद इससे भी अधिक। दुर्भाग्य से हमने कभी भी संप्रदाय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोग आप सभी के साथ इस हमले में शामिल होंगे, इसलिए इसे खत्म करना पूरी तरह से संभव होना चाहिए। इस तरह के अभियान में हताहत होना लगभग तय है, लेकिन जब तक हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं
तब तक हम नुकसान को कम से कम करने में सक्षम होंगे। और चूंकि हम में से कोई भी एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से नहीं जानता या भरोसा नहीं करता कि तालमेल बिठा सके, इसलिए आइए एक सरल नियम का पालन करें। एक दूसरे के रास्ते में बाधा ना बने। छापा मारने का कार्यक्रम 2 दिन बाद होगा, इसलिए उससे पहले ही अपनी सभी आवश्यक तैयारियां कर लें। उसके बाद हम शहर के दक्षिणी द्वार पर फिर मिलेंगे, तब आप सभी से मुलाकात होगी। अपने अंतिम शब्दों के साथ मायरॉन अपने निवास पर लौट आए और अपने पीछे दबी हुई फुसफुसाहटों से भरी भीड़ छोड़ गए। लगता है हमारे पास 2 दिन का समय है। कोई योजना है? अनिरुद्ध ने अद्वैत की ओर मुड़ते हुए पूछा। कोई नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। इनमें से कोई भी व्यक्ति संबंध बनाने लायक नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की बातचीत अनावश्यक है। मैं अगले 2 दिन आराम करूंगा और इंतजार करूंगा। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम आराम करना चाहोगे या शिष्य परीक्षा के दौरान हमने जो शुरू किया था उसे पूरा करना चाहोगे? उस लड़ाई को याद करते ही अद्वैत की आंखों में चमक आ गई। उसके अंदर लड़ने का जज्बा तुरंत जाग उठा। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी हम किसी और के इलाके में हैं, इसलिए पिछली बार की तरह हम संयम बरतेंगे। अनिरुद्ध ने तुरंत सहमति दे दी। वो वैसे भी फिर से 3 दिन तक बेहोश नहीं रहना चाहता था। ऐसी किसी घटना के बाद होश में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वो यहां आने के बाद पहले ही 2 बार ऐसा अनुभव कर चुका था और वो इसे दोबारा अनुभव करने का कोई इरादा नहीं रखता था। समझौता हो जाने के बाद वे दोनों जल्दी ही शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े ताकि अपना रीमैच शुरू कर सकें। इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। वॉइड एवोल्यूशन सिस्टम स्टोरी को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेल टाइम FM यूट्यूब चैनल को।